ऐसे की टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। लिटरेरी ऐसे आर्गुमेंटेटिव के बारे में मैंने बता दिया है कि खुद को प्रूव करना होता है लास्ट वन पे। एंड लिटरेसी या लिटरेरी एसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये एनालिसिस होता है लिटरेचर का वैसे, लेकिन अगर हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कल्चरल या फिलोसॉफिकल लिटरेरी डिस्कशंस देता है। लाइक अगर हम बात करें पास्ट पेपर में पीएमएस में आया हुआ था कि फैज अहमद फैज वॉइस ऑफ ओप्रेस्ड, पीएमएस 2010 में है आई थिंक, या 2016 का ये टॉपिक है। 2011 में भी एक टॉपिक इस तरह का आया हुआ। वैसे तो हर साल आता है एक टॉपिक हर तरह का, क्योंकि चूंकि 10 टॉपिक्स आपको दिए होते हैं तो वो हर तरह का ऐसे वहाँ पे मौजूद होता है। तो उसमें एक और रेलिवेंस ऑफ शेक्सपियर इन मॉडर्न वर्ल्ड, पीएमएस 2011 में ये आया है। फिर परसुएसिव ऐसे की अगर हम बात करते हैं तो ये सिमिलर होता है आर्गुमेंटेटिव के। और इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट इज अ की टू नेशनल प्रोग्रेस, इस तरह का। इसमें हम कॉल ऑफ एक्शन देना होता है। इसमें कोई चीज जब हमने इम्प्लीमेंट करवानी हो, जब हमने कॉल ऑफ एक्शन देना हो, तब परसुएसिव वैसे उस टाइप का होता है। लाइक प्लास्टिक बैग्स शुड बी बैंड इन पाकिस्तान, पीएमएस 2018 का ये टॉपिक है शायद, ये आया हुआ था। ये परसुएसिव ऐसे हैं। तो आप लोगों को अंदाजा हो गया है कि कौन सा ऐसे किस तरह के टॉपिक से रिलेट करता है। तो इस ये भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है कि ऐसे ओपन एंडेड भी हो सकते हैं एंड ऐसे क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। ओपन एंडेड कौन से होते हैं? जिनमें हमें बताया नहीं गया होता। लाइक मैंने बात की थी जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो वो ओपन एंडेड था, आप फैक्ट की तरफ भी मूव कर सकते थे और उसमें कंडीशन नहीं रखी हुई थी। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी अगर देखते हैं कि देयर आर सम हर्डल्स इन द वे ऑफ ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री, तो आप इसमें बता सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप इसको ले सकते हैं। वार ऑन टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग ह्यूमन अब्यूज, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, इसकी मैं बात बता चुकी हूँ। ये सारे ओपन एंडेड हैं। लाइक अगर हम क्लोज एंडेड की बात करें तो ये जो है ना, टेररिज्म इट्स काजेज एंड consequences, इन दोनों में ही डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव भी हो सकते हैं। और अगर हम क्लोज एंडेड की देखते हैं तो टेररिज्म इट्स काजेज एंड कंसिक्वेंसेस, काज इफेक्ट्स वाले जो होते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। को एजुकेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बोन आर बैन, लाइक इस तरह वाले जो हैं ये क्लोज एंडेड। कैन मीनिंग बी फिक्स्ड, इज जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये आर्गुमेंटेटिव, इस तरह से जो ये इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसेज, मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है और आर्गुमेंटेटिव ऐसे मैं बता चुकी। इसमें सिंपल जो होती हैं स्टेटमेंट उसको क्रैक करना होता है, वाइल आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हमने स्टांस लेना होता है और उसको प्रूव करना होता है। दूसरों की बात को मानते हुए, उनसे एग्री करते हुए, अपने स्टांस को प्रूव करके उनसे डिसएग्री कर लेना है लास्ट पे। यानी जो ठान लो उसको मनवा लो इस ऐसे में। और इसमें जो अच्छा लिख सकते हैं उनके 50 to 80 मार्क्स आ जाते हैं। जिनको नहीं आता, जो इररेलीवेंट चले जाते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं। And I am always used to write this type of essay. अगर हम डिफरेंस देखते हैं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे और डिस्क्रिप्टिव ऐसे की आउटलाइन में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से। नेचर ऑफ द टॉपिक की अगर हम बात करें तो आर्गुमेंटेटिव में स्टेटमेंट दी होगी, कोई कोटेशन दी होगी, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया होगा, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। इसमें सिंपली ये स्टेटमेंट होगी, फैक्ट होगा, इशू। रिक्वायरमेंट इसमें क्या होती है? इसमें स्टांस रिक्वायर्ड होता है, वाइल इन गेट डिस्क्रिप्टिव ऐसे नो स्टांस इज रिक्वायर्ड। जनरल जो चीजें दी हुई होती हैं यू हैव टू राइट लाइक दैट। उसमें काजेज दिए हुए हैं तो आपने काजेज लिख देना है, उसमें इफेक्ट्स पूछे हुए हैं तो आपने, उसने होप्स पूछी हुई है तो आपने होप्स लिख देनी है, उसने हर्डल्स पूछी हुई है तो आपने वही लिख देना। एज इट इज आपको लिखना होता है। इसमें आपकी मर्जी नहीं चलती। जो एग्जामिनर पूछेगा यू हैव टू राइट इट। और आर्गुमेंटेटिव में आपकी मर्जी होती है, वो आपको चॉइस देते हैं।
You have to write with your own choice in argumentative essay. और नॉलेज इसमें डाइवर्सिफाइड होता है, इसमें एवरेज सा होता है। फेलियर इसमें 90% बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको लिखना नहीं आता। वो अपना आर्ग्यूमेंट्स दे आते हैं, अपना स्टांस दे आते हैं, लेकिन दूसरी को छेड़ते ही नहीं है, उनको नहीं पता होता। एंड अगर हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात करते हैं, इसमें एवरेज 50% होता है, लेंथ इसकी कम होती है। कम लिखो, इसमें क्वालिटी मैटर करती है रेदर देन क्वांटिटी। इसमें क्योंकि टू दी पॉइंट चीजें होती हैं, इसमें क्वांटिटी भी देखी जाती है। मार्क्स इसमें हाईएस्ट 50 टू 80 मिल जाते होते हैं, इसमें एवरेज 40 टू 55। क्राइटेरिया इनका नॉलेज विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज, क्योंकि इनकी लेंथ कम है, क्वालिटी देख रहे हैं ये आप लोग। ये इसका जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे का है, इसमें मिनिमम नॉलेज विद गुड लैंग्वेज। आई होप के आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह से लिखते हैं। सिंपल फॉर्मेट ऐसे की आउटलाइन का फॉर फैक्चुअल एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, पहले मैं बता चुकी हूँ वैसे, तो फिर एक बार इसको देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में हम जिसको हमने हुक बोला था उसको हम जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो उसमें हमने सपोर्टिंग सेंटेंसेस दिए हुए थे, लास्ट पे थीसिस स्टेटमेंट। इस तरह से जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इस तरह से दिया गया। प्राइमरी हेडिंग है, इस तरह से ये आ गई, उसमें हमने ये पॉइंट्स दे दिए इस तरह से। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है आपकी आउटलाइन का बन जाएगा, एक्सप्रेशन अच्छा होगा, चीज़ें अरेंज हो जाएंगी और आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या, पार्ट टू में प्राइमरी हेडिंग टू, जैसे मैंने बात की पीछे काजीज अगर आ गए हैं तो यहाँ इफेक्ट्स आ जाएंगे। पार्ट थर्ड में हम सेकेंडरी हेडिंग देते हैं हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स को पूरा करने के लिए, कोहेरेंसी के लिए। यहाँ पे हम कंसिक्वेंसेस दे देते हैं, बल्कि कंसिक्वेंसेस वही इफेक्ट्स होते हैं, तो इसमें हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं, प्रैग्मेटिक मेजर्स दे सकते हैं, इस तरह से। लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे या फैक्चुअल ऐसे की आउटलाइन होती है। अगर एक टॉपिक आ गया, मॉडल आउटलाइन आपको बता देते हैं कि टॉपिक क्या है, टेररिज्म इन पाकिस्तान, इट्स काजेज एंड कंसिक्वेंसेस, इसके आउटलाइन। इंट्रोडक्शन आ गया, इसमें हमने पॉइंट्स दे देने हैं। अगर हम आउटलाइन में पॉइंट्स नहीं भी दे रहे, अगर आपको यकीन है आप ठीक जा रहे हैं, आपको थीसिस स्टेटमेंट इतनी अच्छी है कि प्रॉपर आइडिया रिफ्लेक्ट कर रही है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इररेलेवेंट लिख देंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत चला जाएगा एग्जामिनर के माइंड में। देन आप जो फर्स्ट हेडिंग आ गई है, काजेज ऑफ टेररिज्म, तो इसमें फर्स्ट काज क्या है, इसकी फर्स्ट काज क्या आ जाएगी, पोर लॉ एंड ऑर्डर, उसमें क्या सिचुएशन आ जाएगी, सिचुएशन इन फाटा आ जाएगी, इंसर्जेंसी इन बलोचिस्तान, ये केस स्टडीज या वो जो एविडेंसेस की मैंने बात की थी वो आ जाएंगे। सेकंड हम काज देखें तो मैसी लिटरेसी, इसमें भी हम केस स्टडी या एविडेंस दे सकते हैं कि रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक या फलां रिपोर्ट के मुताबिक इतना रेशो इलिटरेसी की है या लिटरेसी रेट इतना कम है, ये हम दे सकते हैं। फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर कंसिक्वेंसेस पे आ जाते हैं नेक्स्ट, तो क्या है, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड सर्च इन इंपोर्ट्स, ह्यूमन लॉस, और बाकी हम लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड्स टू रिड्यूस टेररिज्म या सोल्यूशन इस तरह से, या हाउ टेररिज्म कैन बी कर्ब्ड इन पाकिस्तान। ये आपकी मर्जी है कि इसमें आप वहां पे आप कीवर्ड्स यूज करें, इसमें आपकी मर्जी है कि आप जो भी वर्ड्स यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसमें क्वालिटी एजुकेशन, जो हमारी कॉज थी कि वहाँ इलिटरेसी है, जो आप काजेज देंगे आपने वही सॉल्यूशंस देने हैं इन्हीं के। वहाँ हमने मैथ लिटरेसी लिखा है तो हमने उसको कैसे इम्प्रूव करना है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उनको। वहाँ पीछे हमने अगर इकोनॉमिक इनजस्टिस हमने देखा है तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करेंगे। इसी तरह से जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसी को हमने काउंटर करके उनका सोल्यूशन देना है कि इन तरीकों से हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। जी
आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी क्लियर वे। इतनी देर तकरीबन 20 मिनट्स की हमारी डिस्कशन इसी पे थी। मैंने सारे एसेस की एग्जांपल्स भी बताई हैं आपको, सबको मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन भी किया है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक पिक्चर प्रोवाइड करता है या डिस्क्राइब करता है किसी भी टॉपिक को। लाइक मैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे की है आउटलाइन बता रही हूँ जिसमें काजेज एंड इफेक्ट्स पूछ रहा है या जिसमें मेरिट्स डीमेरिट्स पूछ रहा है। सिंपल बात जो पूछी हुई है टू दी पॉइंट, जिसमें हमें स्टांस की जरूरत नहीं होती, उसमें सिंगल स्टांस होता है, बस जो बात पूछी है वही बतानी है। नो स्टांस रिक्वायर्ड इन डिस्क्रिप्टिव, व्हाइल इन आर्गुमेंटेटिव ऐसे we take a clear stance like gender equality is a myth or a fact, it is argumentative। हम स्टांस ले रहे हैं, वी आर टेकिंग स्टांस, हम अपना ओन ओपिनियन दे रहे हैं कि ये चीज है या नहीं। इज इट क्लियर नाउ? जी, डिस्क्रिप्टिव है। महा काइंडली डोंट ट्राई टू मूव वेरी फास्ट। आज हम आउटलाइन की बात कर रहे हैं, वी विल मूव स्टेप बाय स्टेप। हम हर चीज सीखेंगे। आज अपना फोकस आप सिर्फ आउटलाइन पे रखें। वन बाय वन इंशाल्लाह वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स एंड वी विल डील ऑल ऑफ योर क्यूरीज रिगार्डिंग लेक्चर। आपको आउटलाइन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आज आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन करें। आपको इंट्रोडक्शन या तीसरी स्टेटमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है जी। नहीं, इंट्रोडक्शन तो आपको देना पड़ेगा ना, कोई आ रहा है आपको इंट्रोडक्शन देना है। आप सिंपल इसमें वन थिंग है, इससे एक इंट्रोडक्शन में आप सेकंड हेडिंग देंगी। अगर आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन की दी है तो सेकंड आप देंगी कि जेंडर इनइक्वालिटीज हैं कौन कौन सी, जेंडर इनइक्वालिटी है क्या, आप इस चीज को डिफाइन करेंगी कि और उसकी एग्जांपल्स देंगी दो चार कि जेंडर इनइक्वालिटीज कौन कौन सी हैं। फिर आप मूव करेंगे उस टॉपिक की तरफ के इम्प्लीकेशंस क्या हैं इनकी जेंडर इनइक्वालिटीज की। फिर आप कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। इस तरह से इसकी आउटलाइन बनेगी। ओके, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पोर इन मैनेजमेंट। इस तरह से इसकी भी इंट्रोडक्शन दी हुई है कि हमने यहाँ से स्टार्ट ले लिया, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान की बात की है। कौन बोल रहा है? काइंडली अपना ये माइक म्यूट कर दें। काजेज ऑफ पोर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, ये काजेज दी हुई है वे फॉरवर्ड। उसी तरह के इलिटरेसी है तो इसको कैसे काउंटर करेंगे क्वालिटी एजुकेशन से। करप्शन एट एवरी लेवल है तो रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। बैड गवर्नेंस है तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बैड गवर्नेंस क्यों होती है? पॉलिटिकल पार्टीज की जब आपस में नहीं बनती या फिर कोई इस तरह से इश्यूज हो रहे होते हैं तो वो बैड गवर्नेंस काज करते हैं। तो इसी तरह बैड गवर्नेंस को काउंटर करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए। ये इस तरह से ये स्केच दिए हुए हैं वही डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए। करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स इन अवर सोसाइटी, ये भी कि किस तरह से आप लोगों ने करना है, ये दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये दिया हुआ है वो सिंपल स्केच पीछे दिया हुआ है इस तरह से कि फर्स्ट हेडिंग सेकंड एंड कंक्लूजन। तो आगे इस तरह से दिया हुआ है कि किस तरह से हमने फर्स्ट हेडिंग देनी है। करप्ट ये क्या है कि काजेज क्या हैं, कंसिक्वेंसेस, इम्पैक्ट, सॉल्यूशंस और कंक्लूजन की बात आ गई है। सनाउल्लाह खान अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आप ऐसे की क्लास ले रहे हैं या आप बातें करने के लिए आए हुए हैं?
आर्गुमेंटेटिव ऐसे की आउटलाइन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके नेचर ऑफ द टॉपिक क्या है। इसमें हमने स्टेटमेंट कोटेशन या इस तरह से इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होगी। रिक्वायरमेंट में क्या है, स्टांस रिक्वायर्ड है, डाइवर्सिफाइड है, मैक्सिमम इसमें फेलियर है, शॉर्ट इसकी लेंथ होती है, हाईएस्ट मार्क्स इतने मिल सकते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज और लैंग्वेज की ज़रूरत होती है इसमें। इसकी अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि हमने इंट्रोडक्शन, उसमें हमने सिंपल पॉइंट्स लिखने थे, इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है। पैराग्राफ में क्या होगा, हम अपना स्टांस दे रहे हैं, अपना एविडेंस दे रहे हैं, फिर इस तरह से सेकंड थर्ड नेक्स्ट इसका प्रॉपर इस तरह से कैसे बनाएंगे कि ये इंट्रोडक्शन का हम पैराग्राफ दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन तो दोनों का ही सेम आएगा, फिर हम बॉडी पैराग्राफ दे रहे हैं इस तरह से, इस बॉडी पैराग्राफ में हम अपना स्टांस दे रहे हैं, इसमें हम काउंटर आर्ग्यूमेंट जो लोगों का है वो दे रहे हैं, जो दूसरों की ओपिनियन, फर्स्ट में हमारी अपनी ओपिनियन, सेकंड में दूसरों की ओपिनियन, इसमें हमने उस वाली ओपिनियन को रेफ्यूट करके उससे रिफ्यूज करना है हमने और उसे गलत साबित कर देना है और अपने स्टांस को प्रूव करना है इसमें, और लास्ट पे हमने कंक्लूडिंग पैराग्राफ देना है। इस जेंडर इक्वालिटी मॉडल आउटलाइन देख लेते हैं। इसकी आर्गुमेंटेटिव ऐसे की इंट्रोडक्शन, मिथ कैसे इंट्रोडक्शन आ गया इसमें, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, इसमें हम सेकंड पॉइंट ये भी लिख सकते थे इंट्रोडक्शन, दूसरे में हमने लिया कि इस जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ताकि उससे एग्जामिनर को पता चले कि हमने क्या स्टांस लिया, तो यस इट इज अ मिथ। यहाँ पे हमने यस लिखना नहीं है, हमने पैराग्राफ में लिखना है। फिर हम थर्ड वन पे लिखेंगे कैसे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, हाउ, या हाउ जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, इस तरह से क्या है, मेल डोमिनेंस सोसाइटीज हैं, कल्चरल अटैचमेंट होगी, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गए कि नहीं, कंजर्वेटिव सोशल नॉर्म्स हो गई, उसके बाद इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो गई वुमेन की, लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गई कि देखें, या हम जहाँ भी जॉब की पार्टिसिपेशन देखें तो 15% कोटा मिल रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में देखें तो बहुत कम ही आपको फीमेल्स नजर आएंगी और मेल डोमिनेंसी ही है। All these things are showing that gender equality still is in illusion and it is just a myth, not a fact. नेक्स्ट भी पॉइंट दें कि लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज मैंने बता दिया। प्लेटो की अगर हम बात करते हैं कि उसने ये बात की है कि वुमेन एज प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, कि जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। फ्रेलिटी इज द नेम ऑफ वुमेन, इस पे लास्ट टाइम ऐसे भी आया है पूरा CSS 2025 में, फ्रेलिटी ये स्टेटमेंट दी हुई है कि फ्रेलिटी द नेम ऑफ वुमेन, बट वहाँ पे आया है इनडायरेक्टली उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को पूछा है कि फ्रेलिटी इज नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। तो इसमें हमने वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन का रोल बताना था हर जगह पे कि वुमेन कहाँ कहाँ एम्पावर्ड है और किस तरह से। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें वो वाला हमारा स्टांस था, ये फोर्थ वन पे क्या है कि हाउ जेंडर इक्वालिटी इज अ फैक्ट, तो ये किस तरह से फैक्ट आ रहा है। वुमेन इक्वालिटी इन वेस्ट में देखें तो इनको इक्वालिटी, आर्टिकल 25 टू कॉन्स्टिट्यूशन का हम देखते हैं तो ये इक्वालिटी देता है। 25 सिंपल जो है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान का हम देखें, इनको हम रेफरेंसेस के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो क्या है 25 सिंपल, 25 जो है वो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की बात करता है, वाइल 25A जो है ये इक्वालिटी इन एजुकेशन की बात करता है कि 5 to 16 ईयर तक जितने भी बच्चे हैं, इधर ही इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल, सबके लिए एजुकेशन कंपल्सरी होनी चाहिए। ये तो ये इक्वालिटी है, बायोलॉजिकल इक्वालिटी है मैन एंड वुमेन या मेल और फीमेल की, इस तरह से। इस जेंडर इक्वालिटी ये भी सेम वही चीज दी हुई है, मॉडल आउटलाइंस दी हुई है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली क्वेश्चन कर सकता है।